द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करें वेब परफॉर्मेंस फंडामेंटल्स की, यानी वो बुनियादी सिद्धांत जिनसे वेब एप्लीकेशंस तेज चलती हैं और ज़्यादातर इस्तेमाल में बेहतर महसूस होती हैं। इसके लिए हम MDN मतलब मोज़िला डेवलपर नेटवर्क के डॉक्यूमेंटेशन को देख रहे हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि जब हम कहते हैं ऐप फास्ट है तो यूज़र्स के लिए इसका असली मतलब क्या होता है, कौन सी बातें इसे अफेक्ट करती हैं और हाँ, डेवलपर्स इसे कैसे सुधार सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि ब्राउज़र पर्दे के पीछे क्या करता है और एप्लीकेशन बनाते समय हम क्या ध्यान रख सकते हैं। तो परफॉर्मेंस, इसका सीधा मतलब तो एफिशिएंसी या कुशलता है, लेकिन वेब ऐप्स की दुनिया में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो है यूज़र परसीव्ड परफॉर्मेंस या UPP, मतलब इस्तेमाल करने वाले को कैसा महसूस हो रहा है। सोचिए एक ऐप है जो बहुत स्मूथ चलती है, भले ही वो बैकग्राउंड में मान लीजिए 1000 डेटाबेस ऑपरेशंस कर रही हो, और दूसरी तरफ एक ऐप है जो शायद 100 मिलियन ऑपरेशंस कर सकती है लेकिन रुक रुक कर चलती है, थोड़ी चॉपी है। कौन सी बेहतर लगेगी? जाहिर है पहली वाली। हाँ, बिल्कुल। आखिर में तो UPP ही सब कुछ है, क्योंकि ये सीधे यूजर एक्सपीरियंस से जुड़ा है। यूजर कुछ करता है, जैसे स्क्रीन छूता है या बोलता है, और सिस्टम उसे कुछ दिखाता या सुनाता है। तो इसी इंटरैक्शन की क्वालिटी ही परफॉर्मेंस है। अगर UPP पर ध्यान ना दिया जाए तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर आप छोड़ सकते हैं। मतलब असल दुनिया में भी चीज़ें कितनी तेज़ी से रिस्पॉन्ड करती हैं और कितनी स्मूथ चलती हैं, ये रॉ प्रोसेसिंग पावर से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस महसूस होने वाली परफॉर्मेंस यानी UPP को नापने के कुछ मुख्य तरीके क्या हैं? पहला शायद रिस्पॉन्सिवनेस होगा। हाँ, रिस्पॉन्सिवनेस। यानी जब यूजर ने कुछ किया, जैसे स्क्रीन पर टैप किया, और जब सिस्टम ने उसका जवाब दिया, जैसे स्क्रीन पर कुछ बदला, उसके बीच का समय, ऐप को खोलना, एप्लीकेशन लॉन्च, इसका एक अच्छा उदाहरण है। ये क्यों इतना जरूरी है? रिस्पॉन्सिवनेस इसलिए अहम है क्योंकि जब ऐप रिस्पॉन्ड नहीं करती तो यूजर को लगता है कि भाई सिस्टम सुन नहीं रहा या शायद हैंग हो गया है। उन्हें अनदेखा महसूस होता है। और कई बार इसमें फीडबैक के कई स्टेप्स भी होते हैं, जैसे बटन दबाने पर पहले वो हाईलाइट होता है, फिर एक्शन होता है। हर कदम पर तेजी से रिस्पॉन्स मिलना जरूरी है, वरना वो इंटरेक्शन टूटा हुआ सा लगता है। अच्छा, मतलब यूजर को लगना चाहिए कि हाँ, सिस्टम सुन रहा है, ठीक है। दूसरा मैट्रिक है फ्रेम रेट, यानी सिस्टम कितनी जल्दी डिस्प्ले पर तस्वीरें या पिक्सेल्स बदल सकता है। गेमिंग में ये बहुत साफ दिखता है ना। 60 फ्रेम्स पर सेकंड वाला गेम 10 FPS वाले से कहीं ज्यादा स्मूथ लगता है, भले ही हमें तकनीकी वजह न भी पता हो। और ये क्वालिटी को कैसे प्रभावित करता है? हाई फ्रेम रेट असल दुनिया की मोशन को ज्यादा सच्चाई से दिखाता है। देखिए, कंप्यूटर डिस्प्ले हमारी आंखों को एक तरह से धोखा देने के लिए बने हैं। वे तेजी से इमेजेस बदलकर मोशन का भ्रम पैदा करते हैं। ज्यादातर मॉडर्न डिस्प्लेज 60 हर्ट्ज पर रिफ्रेश होते हैं, यानी सेकंड में 60 बार तस्वीर बदलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान आमतौर पर इससे ज्यादा तेजी के फर्क को महसूस नहीं कर पाते। इससे कम होने पर चीजें अटकी हुई या अननेचुरल लगती है। और मेमोरी यूसेज, ये भी एक मैट्रिक है। यूजर्स इसे शायद सीधे तौर पर महसूस नहीं करते, लेकिन ये यूजर स्टेट को बनाए रखने से जुड़ा है, राइट? जैसे एक आइडियल वर्ल्ड में हम चाहेंगे कि हमारी सारी एप्स चलती रहें, और जब हम एक से दूसरे पर जाएं तो वो वहीं से शुरू हों जहां हमने छोड़ा था। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प थोड़ी उल्टी लगने वाली बात है। एक अच्छा सिस्टम वो नहीं है जो ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी खाली रखने की कोशिश करे, बल्कि वो है जो मेमोरी का कुशलता से इस्तेमाल करे ताकि यूज़र का ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट बना रहे। जैसे ब्राउज़र में खुले टैब्स या किसी ऐप में अधूरा भरा हुआ फॉर्म। मेमोरी एक रिसोर्स है और खाली पड़ी मेमोरी एक तरह से बेकार पड़ी रिसोर्स है। लक्ष्य यह है कि मेमोरी को समझदारी से इस्तेमाल करके यूज़र के काम को ज़्यादा से ज़्यादा सीमलेस बनाया जाए, बिना उसे वेस्ट किए। हाँ, जरूरत से ज्यादा मेमोरी लेना गलत है, पर स्टेट बचाने के लिए इस्तेमाल करना अच्छा है। राइट। और चौथा मैट्रिक है पावर यूजेज, यानी बिजली की खपत। इसे भी यूजर्स सीधे नहीं बल्कि इनडायरेक्टली महसूस करते हैं जब डिवाइस की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। यहाँ लक्ष्य क्या है? यहाँ गोल है कि UPP के जो गोल्स हमने तय किए हैं, यानी रिस्पॉन्सिवनेस और फ्रेम रेट, उन्हें पूरा करने के लिए मिनिमम जरूरी पावर का इस्तेमाल किया जाए। कम पावर यूसेज का मतलब है डिवाइस ज्यादा देर तक चलेगा और ज्यादा देर तक परफॉर्मेंट भी रहेगा। खासकर मोबाइल डिवाइसेस के लिए ये बहुत जरूरी है, जहां बैटरी लिमिटेड होती है। एक ज्यादा पावर खींचने वाली ऐप पूरे डिवाइस के एक्सपीरियंस को खराब कर सकती है। तो ये हुए मुख्य मैट्रिक्स जिनसे हम परफॉर्मेंस को समझते हैं। ओके,
लेट्स अनपैक दिस। अब सवाल ये है कि इसे बेहतर बनाने में ब्राउज़र प्लेटफॉर्म जैसे फायरफॉक्स का गेको इंजन पर्दे के पीछे क्या भूमिका निभाता है। यहाँ टेक्नोलॉजी का चुनाव भी अहम लगता है। HTML, CSS जो डिक्लेरेटिव हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं पर कंट्रोल कम देते हैं, बनाम कैनवस WebGL जो इंपेरेटिव है, पिक्सल लेवल कंट्रोल देते हैं पर ज़्यादा मेहनत मांगते हैं। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का चुनाव स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। गेको जैसे रेंडरिंग इंजन्स परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए पर्दे के पीछे कई काम करते हैं। जैसे एक है जावास्क्रिप्ट के लिए जस्ट इन टाइम JIT कंपाइलेशन। अच्छा, इसका मतलब है कि आपका जावास्क्रिप्ट कोड लगभग उतनी तेजी से चल सकता है जितना कि पहले से कंपाइल किया हुआ नेटिव कोड या जावा VMs, जो परफॉर्मेंस के लिए बड़ा बूस्ट है। और ग्राफिक्स के लिए क्या ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं? ग्राफिक्स पाइपलाइन में भी बहुत ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं। जैसे स्क्रॉलिंग जैसे कॉमन केसेस में बेवजह पूरी स्क्रीन को दोबारा पेंट करने से बचना, डिस्प्ले पर चीजें भेजने के लिए कम से कम कॉपी करना, और GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट और डेडिकेटेड कंपोजिशन हार्डवेयर का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना। कॉम्प्लेक्स सीन्स GPU पर रेंडर होती हैं, सिंपल सीन्स शायद कम पावर वाले हार्डवेयर पर, जिससे पावर बचती है। आपने CSS एनिमेशंस और ट्रांजिशंस के ऑप्टिमाइजेशन का भी जिक्र किया था, वो कैसे होता है? हाँ, गेको का ग्राफिक्स पाइपलाइन आर्म CSS एनिमेशंस और ट्रांजिशंस को बहुत ऑप्टिमाइज करता है। खासकर ट्रांसफॉर्म जैसे मूव करना, रोटेट करना और ओपेसिटी फीका करना जैसी प्रॉपर्टी से होने वाले एनिमेशंस को सिस्टम कंपोजिटर को ऑफलोड किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि ब्राउज़र ये एनिमेशन वाला काम मेन थ्रेड से हटाकर एक अलग, ज्यादा कुशल हिस्से अक्सर GPU को सौंप देता है। अच्छा, इससे एनिमेशन बहुत स्मूथ चलता है और पावर भी कम खर्च होती है, और ये सब डेवलपर को अक्सर मुफ्त में मिलता है सिर्फ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से। ये तो बढ़िया है कि प्लेटफॉर्म इतनी मदद करता है। Here's where it gets रियली इंटरेस्टिंग। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जो डेवलपर्स के हाथ में है अपनी ऐप को तेज बनाना। स्टार्टअप परफॉर्मेंस से शुरू करते हैं। यहाँ 3 अहम पड़ाव होते हैं जो यूजर महसूस करता है। फर्स्ट पेंट, जब स्क्रीन पर पहली बार कुछ दिखता है। इंटरैक्टिव, जब ऐप यूजर के इनपुट जैसे क्लिक पर रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। और फुल लोड, जब सारा कंटेंट लोड हो जाता है। यहाँ क्रिटिकल पाथ को समझना जरूरी बताया गया है। ये क्या है? क्रिटिकल पाथ, हाँ, वो कोड और रिसोर्सेज जैसे इमेजेस, CSS, JS जो किसी यूजर परसीव्ड इवेंट के होने के लिए एब्सोल्युटली जरूरी हैं। फर्स्ट पेंट के उदाहरण से समझते हैं। इसके लिए जरूरी है इनिशियल HTML को पास करना, DOM बनाना, उस पहली झलक के लिए जरूरी इमेजेस लोड और डीकोड करना, जरूरी CSS लगाना और लेआउट बनाकर पेंट करना। इस पाथ में वो जावास्क्रिप्ट शामिल नहीं है जो शायद किसी कोने वाले मेन्यू को खोलता है, या वो इमेज जो हाई स्कोर्स दिखाने के लिए चाहिए, क्योंकि वो पहली झलक के लिए जरूरी नहीं है। तो स्टार्टअप तेज करने का मूल मंत्र है सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पाथ वाला कोड और रिसोर्सेज लोड या रन करें, और उस पाथ को जितना हो सके छोटा रखें, जैसे शुरुआती सीन को सिंपल रखकर। तो क्रिटिकल पाथ को छोटा रखने के लिए क्या टेक्निक्स इस्तेमाल की जा सकती हैं? कई टेक्निक्स हैं। एक है लेजी लोडिंग, मतलब जो चीजें तुरंत जरूरी नहीं है, जैसे नीचे स्क्रॉल करने पर दिखने वाली इमेजेस या कम इस्तेमाल होने वाले फीचर का जावास्क्रिप्ट, उन्हें बाद में लोड करना जब उनकी जरूरत पड़े। अच्छा। दूसरी है फ्रंट लोडिंग रिक्वेस्ट, जरूरी डेटा के लिए नेटवर्क रिक्वेस्ट जल्दी भेज देना, ताकि जब यूजर को डेटा चाहिए हो वो पहले से मौजूद हो, इंतजार ना करना पड़े। और तीसरी? लोकल कैशिंग, ऑफलाइन एप्स, सर्विस वर्कर्स का इस्तेमाल करके जरूरी फाइल्स को डिवाइस पर ही कैश कर लेना। लोकल कैशिंग मोबाइल पर तो बहुत काम की होगी, जहाँ नेटवर्क अक्सर स्लो या अनरिलायबल होता है। हाँ बिल्कुल, लोकल कैशिंग मोबाइल नेटवर्क्स की हाई लेटेंसी, देरी और लो बैंडविड्थ, धीमी स्पीड की दिक्कतों से निपटने में बहुत कारगर है। सर्विस वर्कर्स की मदद से ऐप ऑफलाइन भी चल सकती है, जिससे न सिर्फ स्टार्टअप टाइम सुधरता है बल्कि ऐप ज्यादा भरोसेमंद भी बनती है। एप्लीकेशन साइट पर इसे कैसे ऑप्टिमाइज करें? पहला कदम है सही टूल चुनना। ज्यादातर स्टैटिक या स्क्रॉल होने वाले कंटेंट के लिए HTML, CSS बेस्ट हैं, क्योंकि ब्राउजर इन्हें अच्छे से ऑप्टिमाइज करता है। अगर कंटेंट बहुत डायनामिक है, जैसे कोई गेम, तो कैनवस ज्यादा कंट्रोल देता है। HTML, CSS इस्तेमाल करते समय ब्राउजर के दिए ऑप्टिमाइज तरीके अपनाएं। अगर परफॉर्मेंस में दिक्कत आ रही है तो कॉम्प्लेक्स स्टाइल्स को सिंप्लीफाई करने की सोचें। जैसे हो सकता है CSS ग्रेडियंट के बजाय एक स्टैटिक इमेज ज्यादा तेज चले। CSS मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल करके आप लो एंड डिवाइसेस के लिए सिंपलर स्टाइल्स दे सकते हैं। और एनिमेशंस या ट्रांजिशंस को स्मूथ बनाने के लिए? और जैसे हमने पहले बात की,
CSS की ट्रांसफॉर्म और ओपेसिटी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करें। ब्राउजर इनमें अक्सर GPU पर भेज सकता है, जिससे ये बहुत स्मूथ और पावर एफिशिएंट चलते हैं। साथ ही कोशिश करें कि जिन एलिमेंट्स को आप एनिमेट कर रहे हैं उनका साइज बहुत बड़ा ना हो, स्क्रीन के बराबर या उससे छोटा हो। बड़े एलिमेंट्स को हिलाना ज्यादा महंगा पड़ता है। ओके। मेमोरी और पावर बचाने के लिए भी क्या स्टार्टअप जैसे ही सिद्धांत काम करते हैं? मतलब फालतू काम ना करें? हाँ, सिद्धांत वही है, बेवजह काम ना करें। जो UI एलिमेंट्स कम इस्तेमाल होते हैं उन्हें लेजी लोड करें। डेटा को स्टोर करने के लिए एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स चुनें। इमेजेस को ऑप्टिमाइज करें, सही फॉर्मेट, सही साइज, कंप्रेशन। लगातार चलने वाले टाइमर्स या बैकग्राउंड में बेवजह चलने वाली एनिमेशन से बचें, क्योंकि ये CPU को जगाए रखते हैं और बैटरी खर्च करते हैं। इसमें विजिबिलिटी चेंज इवेंट का क्या रोल है? हाँ, विजिबिलिटी चेंज इवेंट तब फायर होता है जब यूजर आपकी ऐप या टैब से हटकर कहीं और जाता है। डेवलपर्स इस इवेंट को सुनकर ऐप के बैकग्राउंड में जाने पर गैर जरूरी काम रोक सकते हैं, जैसे एनिमेशंस, लगातार डेटा फेच करना। जब यूजर वापस आता है तो उन्हें दोबारा शुरू किया जा सकता है। ये पावर बचाने का एक बहुत कारगर तरीका है। चलिए अब कुछ और ठोस कोडिंग टिप्स पर आते हैं। पहला सुझाव है जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी के एनिमेट फंक्शन के बजाय CSS एनिमेशंस या ट्रांजिशंस का इस्तेमाल करें। ऐसा क्यों? मुख्य वजह यह है कि CSS एनिमेशंस ट्रांजिशंस ब्राउज़र के रेंडरिंग इंजन में मतलब गहराई तक इंटीग्रेटेड और ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। ब्राउज़र इन्हें GPU पर भेज सकता है, मेन थ्रेड को फ्री रखता है, जिससे एनिमेशन ज़्यादा स्मूथ चलता है। इनका सिंटैक्स भी स्टैंडर्ड CSS है, तो मैनेज करना आसान है। इन्हें CSS सूडो क्लासेस, .hover, .focus वगैरह या जावास्क्रिप्ट से क्लास बदलकर आसानी से ट्रिगर किया जा सकता है। ये ब्राउज़र की अपनी क्षमताओं का फ़ायदा उठाना है बेसिकली। इस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, ट्रांसलेट, स्केल, रोटेट का इस्तेमाल करें। यहाँ भी वजह हार्डवेयर एक्सेलरेशन ही है। हाँ, बिल्कुल। ट्रांसफॉर्म को भी ब्राउज़र GPU पर ऑफलोड कर सकता है, जिससे परफॉर्मेंस बेहतर होती है, खासकर जब आप एलिमेंट को लगातार एनिमेट कर रहे हों। इसके और भी फ़ायदे हैं। आप 3D इफेक्ट्स दे सकते हैं, कोड अक्सर साफ रहता है और एक कैनवस पर ड्रॉ करने जैसा महसूस होता है। पॉल आयरिश ने 2012 में इस बारे में लिखा था और वो सिद्धांत आज भी काफ़ी हद तक सही है। कभी-कभी हार्डवेयर एक्सेलरेशन फोर्स करने के लिए transform.translate-Z0 जैसा हैक इस्तेमाल होता है, पर ध्यान रहे इसका ज्यादा इस्तेमाल मेमोरी बढ़ा सकता है, तो हमेशा टेस्ट करना जरूरी है। टेस्टिंग जरूरी है। तीसरा टिप, एनिमेशंस के लिए इंटरवल का इस्तेमाल करने के बजाय विंडो रिक्वेस्ट एनिमेशन का इस्तेमाल करें। इंटरवल में क्या खराबी है? सेट इंटरवल एक तय अंतराल पर आपका कोड चलाने की कोशिश करता है, चाहे ब्राउजर अगला फ्रेम दिखाने के लिए तैयार हो या नहीं। अगर ब्राउजर व्यस्त है तो फ्रेम ड्रॉप हो सकता है या एनिमेशन अटक सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये तब भी चलता रहता है जब आपका टैब बैकग्राउंड में हो, जिससे बिना वजह CPU और बैटरी खर्च होती है। अच्छा। जबकि रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम ब्राउजर के रेंडरिंग साइकिल के साथ सिंक होकर चलता है। आप ब्राउजर को बताते हैं कि आप एनिमेशन करना चाहते हैं और ब्राउजर ठीक अगली बार स्क्रीन अपडेट करने से पहले आपके फंक्शन को कॉल करता है। इससे एनिमेशन एकदम स्मूथ रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब टैब या ऐप इनएक्टिव होती है तो ब्राउजर रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम कॉलबैक्स को चलाना बंद कर देता है, जिससे CPU और बैटरी बचती है। गॉट इट। चौथा टिप मोबाइल के लिए है, इवेंट्स को इमीडिएट बनाएं। मोबाइल पर क्लिक इवेंट्स धीमे क्यों महसूस होते हैं? मोबाइल ब्राउजर्स में क्लिक इवेंट फायर होने में लगभग 300 ms की देरी होती है। ये देरी डबल टैप, जूम जैसे जेस्चर्स को पहचानने के लिए रखी गई थी। इस वजह से UI धीमा लग सकता है। इसका उपाय है टच स्टार्ट और टच एंड इवेंट्स का इस्तेमाल करना, जो तुरंत फायर होते हैं। ओके। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखें। पहले टेस्ट करें कि टच सपोर्ट है या नहीं, और फॉलबैक के तौर पर क्लिक को भी सपोर्ट करें। फास्ट क्लिक जैसी लाइब्रेरीज इस काम में मदद कर सकती हैं। एक्सेसिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। और आखिरी टिप, इंटरफेस को सिंपल रखें। अगर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स दिखने वाले डॉम एलिमेंट्स जैसे ग्रेडियंट्स, शैडोज वाले को हिलाना पड़े तो परफॉर्मेंस धीमी हो सकती है। हाँ, डॉम में बदलाव करना, खासकर जिनसे लेआउट बदलना पड़े, जिसे रीफ्लो कहते हैं, वो महंगा हो सकता है। ड्रैग एंड ड्रॉप जैसी चीज़ों के लिए भारी ओरिजिनल एलिमेंट के बजाय एक हल्का फुल्का प्रॉक्सी एलिमेंट हिलाना बेहतर रहता है। बहुत लंबी लिस्ट्स के लिए, जैसे ट्वीट्स की फीड, डॉम में सिर्फ वही आइटम्स रखें जो दिख रहे हैं और उनके आसपास के कुछ। बाकी डेटा जावास्क्रिप्ट में रखें और जैसे यूज़र स्क्रॉल करे, डॉम एलिमेंट्स को रीयूज़ या अपडेट करें। डिस्प्ले को डेटा का प्रेजेंटेशन समझें, खुद डेटा नहीं।
इसी तरह ऑफ स्क्रीन चीज़ों जैसे गेम स्प्राइट्स को बार बार बनाने मिटाने के बजाय रीयूज करना परफॉर्मेंस बचाता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने परफॉर्मेंस सुधारने के कई तरीके देखे, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कहाँ दिक्कत है? परफॉर्मेंस जांचने और एनालाइज करने के लिए क्या टूल्स हैं? हाँ, टूल्स बहुत ज़रूरी हैं। सभी मॉडर्न ब्राउजर्स में बेहतरीन डेवलपर टूल्स होते हैं। फायरफॉक्स और क्रोम दोनों में नेटवर्क मॉनिटर है जो दिखाता है कि कौन सी फाइल्स लोड हो रही हैं, कितना समय ले रही हैं, कितनी बड़ी हैं। जावास्क्रिप्ट प्रोफाइलर बताता है कि कौन सा कोड ज़्यादा समय ले रहा है। फायरफॉक्स का गेको प्रोफाइलर तो और भी गहराई में जाकर ब्राउजर के अंदर की जानकारी देता है, जो मुश्किल समस्याओं को समझने में मदद करता है। मोबाइल पर जांचने के लिए आप डेस्कटॉप ब्राउजर के डेव टूल्स को यूएसबी के जरिए एंड्रॉयड डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। अबाउट डिबगिंग फायरफॉक्स में या रिमोट डिबगिंग क्रोम में। मोबाइल पर आमतौर पर किस तरह की समस्याएं ज़्यादा मिलती हैं? मोबाइल पर अक्सर बहुत ज़्यादा नेटवर्क रिक्वेस्ट होना, बहुत बड़ी इमेजेस लोड करना या कॉम्प्लेक्स सीएसएस जैसे ग्रेडियंट्स को रेंडर करना परफॉर्मेंस बॉटलनेक बनते हैं। कभी-कभी हार्डवेयर उतना तेज नहीं होता कि फास्ट नेटवर्क का पूरा फायदा उठा सके, जिससे लोडिंग धीमी लगती है। और अगर कोई बहुत उलझी हुई समस्या हो या लगे कि ब्राउजर में ही कोई बग है, ऐसी स्थिति में एक रिड्यूस्ड टेस्ट केस बनाना बहुत मददगार होता है। इसका मतलब है समस्या को दिखाने वाला एक बिल्कुल छोटा सा मिनिमल HTML, CSS, JS का उदाहरण तैयार करना, जिसमें बाकी सब गैर जरूरी चीजें हटा दी गई हों। इससे समस्या को आइसोलेट करना आसान हो जाता है, चाहे खुद डिबग करने के लिए या बग रिपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या रहीं? सार ये है, यूजर परसीव्ड परफॉर्मेंस UPP ही असली चीज है। मुख्य मेट्रिक्स रेस्पॉन्सिवनेस, फ्रेम रेट, मेमोरी यूसेज, पावर यूसेज को समझें और उन पे नजर रखें। ब्राउजर प्लेटफॉर्म जो ऑप्टिमाइजेशंस देता है, जैसे JIT कंपाइलेशन, ऑप्टिमाइज्ड रेंडरिंग, CSS एक्सेलरेशन, उनका फायदा उठाएं। अपने एप्लीकेशन कोड को ऑप्टिमाइज करें, खासकर स्टार्टअप। क्रिटिकल पाथ छोटा रखें, लेजी लोड करें। फ्रेम रेट सही टूल्स चुनें, ट्रांसफॉर्म ओपेसिटी इस्तेमाल करें और मेमोरी पावर फालतू काम बंद करें, विजिबिलिटी चेंज का इस्तेमाल करें। और आखिर में परफॉर्मेंस इश्यूज को ढूंढने और ठीक करने के लिए सही टूल्स, डेव टूल्स, प्रोफाइलर और टेक्निक्स, रिड्यूस टेस्ट केसेस का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ये फंडामेंटल्स किसी भी वेब एप्लीकेशन को यूजर के लिए बेहतर बनाने की नींव है। हाँ, और अगर हम थोड़ा आगे की सोचें, ये देखते हुए कि यूजर एक्सपीरियंस इस बात पर कितना निर्भर करता है कि चीजें कितनी तेज महसूस होती हैं, भविष्य के इंटरफेसेस विजुअल स्पीड से आगे कैसे जा सकते हैं। क्या हैप्टिक फीडबैक जैसे कंपन या प्रिडिक्टिव लोडिंग, यूजर के अगले कदम का अंदाजा लगाकर तैयारी करना, परफॉर्मेंट इंटरैक्शन की हमारी परिभाषा को ही बदल सकते हैं? ये सोचने लायक सवाल हैं। तो फनल इफेक्ट देखने के लिए धन्यवाद।